बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्पा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक बहुत ही एक फुल ऑफ हैपनिंग्स जो थी ना, वो पिछला पूरा हफ्ता निकला। प्लान भी ख़त्म हुआ, मौलाना घर चले गए, उसके बाद फिर आपने देखा परवेज़ इलाही साहब का एक इंटरव्यू आया। परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू के बाद एक तरह से हुकूमत के अंदर जो है वो बहुत सारी दरारों की खबरें आने लगी, इत्तेहादियों के बारे में खबरें आने लगी, और बहुत सारी जो एक इख्तलाफात और हुकूमत की तब्दीली और इस तरह की बातें जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर गूंजने लगी, जो कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी जाहिर है कि वो हिस्सा बनी। आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा साहब जो हैं वो जॉइंट चीफ हो गए हैं, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी आज हो गई है। उनकी मुद्दत जो है, उनका टेन्योर जो है उसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, और अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो है वही ये ओहदा जो है अपने पास रखेंगे, उनके पास होगा और वो आर्मी चीफ होंगे। सो अब सूरत हाल ये है कि सियासी जो उतार चढ़ाव है, एक तो ये सेटल हो गया क्योंकि बहुत अफवाहें और बहुत सारी चीजें इस मामले से रिलेटेड भी थी, वो दम तोड़ गई। अब दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो किस तरफ जाती है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस उसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनने का फैसला हुआ है। कल मुतालबा किया था राबर कमेटी ने, आज इलेक्शन कमीशन ने 26 तारीख से हर रोज की बुनियाद के ऊपर इस अहम केस को सुनने का कहा है, जिसमें कि इल्जाम लगाया गया है खुद पीटीआई के एक बानी रुकन की जानिब से कि तकरीबन 23 में से 18 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है और उनका पता लगाना चाहिए। उसमें फॉरेन फंडिंग आती है, बाहर बैरून मुल्क से फंडिंग आती है, जो कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक नहीं है। बहरहाल अब इसके ऊपर यह भी याद रहे कि 5 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज मौलाना फजलुर रहमान ने ये मुतालबा किया है कि अगर वो ये करके जाए फैसला तो बेहतर होगा, वरना उनको भी एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि ये मामला जो हैं वो हल हो सके। चौधरी बरादरान के स्टेटमेंट और उसके बाद से तब्दीली की बातें, प्राइम मिनिस्टर का एक खिताब जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगा दिए, नवाज शरीफ साहब की उससे पहले रवानगी, और रवानगी के बाद की जो सियासत है वो बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। शरीफ जो हैं वो इस वक्त तकरीबन आज अब पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में माइनस हो गए हैं, और इसके क्या असरात होंगे, मरियम जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, मरियम रुकेंगी तो क्या सियासी तौर पर मुतहरिक होंगी, तो बहुत सारे सवालात हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले हफ्ते का यानी इस हफ्ते का जो स्टेटमेंट था वो चेयरमैन नैब की तरफ से था कि हवाओं का रुख बदल गया है, बदल रहा है। तो वो क्यों ये बात कहने पे मजबूर हो रहे, और मौलाना ने आज कुछ और इंकशाफात किए हैं, वो जरा सुन लीजिए, फिर अपने पैनल से आपको मुतारिफ करवाते हैं। मुझे कितनी पेशकशें की गई हैं, आपको पता नहीं है कि आपके लिए हम ये सीट खाली कर दें, आप डेरा इस्माइल खान से मुंतखब होकर वापस आ जाएं, आपको हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकशें इस दौर में हुई हैं। हमने इसको हकीर समझा है। 5 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हो रहे हैं, वो रिटायरमेंट से पहले ही उनका फैसला दे, वरना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। सो आप सुन रहे थे मौलाना फजलुर रहमान को, उनको बहुत सी पेशकशें हुई हैं और वो अभी भी पूरी उम्मीद है कि तकरीबन 2 महीने और हो जाएंगे। ये आपको बताते चले कि जो अलामिया आज जारी हुआ है नदीम रजा साहब का, उसके साथ जो लिखा गया है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से वो ये कहा गया कि 18 अगस्त को 19 अगस्त को ये तय कर लिया, अलामिया जारी हो चुका था इससे पहले और ये अनाउंस हो गया था, लेकिन आज जो है वो जनरल नदीम रजा की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से ये अलामिया दिखाया गया, और आप टीवी स्क्रीन पे इस वक्त देख भी रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आज ये अलामिया निकला है। सो हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नसीम ज़ाहिरा साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, नैब की हवाओं के रुख पे इनसे आज बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मियाँ साहब की रवानगी के हवाले से भी मोहतरम मजहर अब्बास साहब, हमारे बहुत मोहतरम सीनियर सहाफ़ी, तज्जिया निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मेरे साथ आज मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त सना बुच्चा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। सबसे पहले नसीम आपके पास आते हैं। एक तो ये डेवलपमेंट अब से थोड़ी देर पहले की है कि जनरल नदीम रजा लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो हो गए, ज्वाइंट चीफ हो गए, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को दोबारा बता दिया गया कि वो हो गई थी और अब हमने अनाउंस कर दिया। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? मेरा ख्याल है आर्मी चीफ जनरल नदीम रजा तो अच्छा है, ठीक है, वो क्लैरिटी हो गई, उनके हवाले से था कि जी कौन बनेगा वो
वो जवाब आ गया। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे एक रीइंफोर्समेंट आ जाना, कह देना क्लैरिटी, क्योंकि इतनी चहमगोइयाँ, इतनी बातें और इतनी अजब कहानियां, तो ये बहुत अहम है कि ये एक डिसीजन आ गया, क्लैरिटी हो गई। अब इसके बाद की बात जो आप कह रही थी, पहले जिक्र कर रही थी कि सियासी तौर पे अगर आपके पास 5 ही सीट्स ज़्यादा हों असेंबली में, और अगर आपके जो साथ आपके एलाइज हैं वो ऐसी बातें करें जो हो रही हैं, तो उसके बाद फिर जाहिर है सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ से आप इलेक्शन कमीशन का देखें क्या सिचुएशन है, और जैसे भी आपने कहा नैब के वो तो अजब ही कह दूं मैं बड़ी माजरत के साथ, वो उनका जो दिल चाहता है या जो वो समझते हैं वो रुख वही खुद ही बदलते रहते हैं। कभी उन्होंने वो जो आपको याद है हमारे कॉलीग को जो उन्होंने आर्टिकल में जो इंटरव्यू दिया फिर जावेद चौधरी साहब से, देन ही बैक्ड ऑफ। तो ये कोई एक खास किस्म का नैब को इन्होंने बना दिए। अजब बात है, ये तो बड़ी सियासी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आप कह रहे हैं जिन्होंने 14 महीने किया, लेकिन आपको ये सावध में तब्दीली की बातें क्यों हो रही है? मतलब ये भी आसमा मैं आपको बताऊं, आज जो आर्मी चीफ की आ गई ना क्लैरिटी, वो बड़ी अहम थी। मेरा ख्याल है कि उससे आपको मालूम है, मैंने इतने साल हो गए 25-28 साल जर्नलिज्म में, इस तरह हमने कभी नहीं देखा था कि जी एक कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे कि एक दफ़ा आप कह दें एक्सटेंशन है, उसके बाद फिर 1000 कहानियाँ आ जाएं एक्सटेंशन से रिलेटेड। तो मेरा ख्याल है कि इदारे के लिए भी अच्छा है, और क्योंकि आर्मी का एक रोल है सियासत में उस हवाले से, तो मेरा ख्याल है वो बड़ा ये क्लियर हो गया कि उस पे अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होने लगी उस इशू पे। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं आसमा, वो बड़ी अहम हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद अभी बताया, मेरा ख्याल है देखिए चीफ जस्टिस साहब की जो बात है वो बात ही है, ये नहीं कि मेरा ख्याल है उसके नतीजे में कोई जंग नहीं होने वाली। वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात की और चीफ जस्टिस को, तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं? नहीं मैं ये अच्छा ये देखे ना मैंने कहा खतरा है ना, मैंने कहा नहीं है, मैंने इतनी ड्रामेटिक बात मैं नहीं कर रही। मैंने कहा जो चीफ जस्टिस के, मैंने कहा कि जो नंबर्स हैं उसमें तो इशू है, लेकिन जो उनका ताल्लुक है चीफ जस्टिस साहब का, वहां से कोई ऐलान जंग नहीं था और हो भी नहीं सकता। लेकिन जो ये कह रहे हैं मौलाना साहब कह रहे हैं और चौधरी बरादरान, देखे ना जो चौधरी बरादरान ने कर दिया है वो उन्होंने कर दिया है, वो तो कमाल ही कर दिया। अच्छा, अब ये अब मजहर साहब से भी कुछ पूछ लेते हैं, क्योंकि मजहर साहब ने ये रिपोर्ट भी किया था कि आपने लिखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने वाजे किया मौलाना को कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे ही हैं, तो ज्यादा उम्मीद मत रखें, जिसके बाद मौलाना चले गए। तो मजहर साहब क्या यही हुआ था? और फिर मौलाना तो अभी तक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं कोई ऐसे नहीं आ गया। फिर आपने देखा चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि हमारे पास कुछ अमानतें हैं, उनको रहने दें। वो अमानतें क्या है? 2 महीने के बाद वो आएंगी, 3 महीने के बाद आएंगी, वो अब उस पे चहमगोइयां हो रही हैं। देखिए मौलाना, मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी नज़र में मौलाना टाइमिंग से मार खा गए। दूसरे उन्होंने रहबर कमेटी की उस बात को नज़रअंदाज करके कि आप इस मार्च को मार्च तक ले जाएं, ये मार्च अप्रैल तक, उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। वो गालिबन ये समझे कि जो अक्टूबर और नवंबर है ये क्रूशल पीरियड है और इस पीरियड में वो टॉपल कर देंगे। वो गए स्पेसिफिक सी पर्पस के थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग समझते हैं कि मौलाना ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना ने बहुत कुछ किया, मुझे नहीं लगता, सिवाय इसके कि हाँ उन्होंने JUI की अपनी JUI को मुतहर्रिक ज़रूर किया है, वरना मैंने कभी भी कोई तहरीक ऐसी नहीं देखी कि आपको जो आखिरी स्टेप लेना था वो आपने सबसे पहले स्टेप ले लिया, उसके बाद रिट्रीट नज़र आती है, प्लान B एक रिट्रीट नज़र आता है, उसके बाद अब ज़िलाई सतह पे जब आप जलसे करने शुरू कर दें तो जो चीज़ें तहरीक की इब्तिदा में की जाती हैं वो मौलाना ने बिल्कुल बाद में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो फेस सेविंग मौलाना को हासिल हो सकती थी वो फेस सेविंग नहीं मिली मौलाना को, और जेन्युइनली उन्हें ये फील होने लगा था कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद कम होनी शुरू हो गई है, और ये अगर ज़्यादा गया तो सर्दी बढ़ेगी और उसमें वो ये शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि लोग सुकड़ते चले जाएं, मॉब जो है कम से कम होता चला जाए। उनको पास अपॉर्चुनिटी तो आपके ख्याल में कोई कमिटमेंट उनके साथ नहीं थी, और फेस सेविंग के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि ठीक है मतलब हम जमानते हैं, हमारे पास कुछ जमानते हैं वगैरह वगैरह, और यही बात जो है वो बाद में मौलाना ने कहती, ऐसा ही? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ
कुछ भी नहीं है। ये जमानतों की जो बात कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही, ये भी बेसिकली फेस सेविंग की, मौलाना की फेस सेविंग। जाहिर है PMLQ की अपनी पॉलिटिक्स है, अपना अंदाज और इसी वजह से एक दूसरे की तरदीद भी फिर एग्जैक्टली आई। फौरी तौर पे परवेज इलाही ने जो है वो किया, और मुझे नहीं लगता अलाइज की नाराज़गी होती है जब कोई अपोजिशन एहतजाज करती है। लेकिन देखें ये अलाइज कैसे बने, और अगर ये अलग होते हैं तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब हुई है। एग्जैक्टली। और ये अलाइज अगर इंटैक्ट रहते हैं तो इसका मतलब है कि सिविल मिलिट्री अच्छा, अब यही बात सना अपनी जगह है हमारे साथ, सना बुच्चा है हमारे साथ। हाँ सना, अब यही बात मैं आपके पास लेके आती हूँ। जैसे मज़हर साहब ने कहा कि एलाइज रहते या नहीं आते, लेकिन आपने देखा पीर पगाड़ा साहब की स्टेटमेंट आई, फिर आपने देखा कि परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू के बाद की बात है, GDA की तरफ से फिर फंक्शनल यानी जो GDA का अलग से आ गया, परवेज इलाही साहब का अलग से आ गया, तमाम MKM की तरफ से आमिर खान साहब का स्टेटमेंट आ गया। तो ये सब अच्छा तो नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आई थिंक असना बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम सिर्फ इस पे चले जाएं कि हम कयास आराइयों पे ही इस वक्त चल रहे हैं, और जाहिर है कि कयास आराई ही की जा सकती है। मैं यही कहूंगी कि देखें, कभी भी किसी ने नहीं कहा था कि मौलाना फजल रहमान आएंगे और वो हुकूमत गिराते चले जाएंगे या इमरान खान साहब इस्तीफा उनके हाथ में दे देंगे। ये अगेन यही था कि वो क्या वो क्राउड लेकर आएंगे, क्या वो क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं, क्या वो बैठ सकते हैं, क्या वो आ जाएंगे। वो आ गए, वो उन्होंने कर लिया जो उन्होंने करना था, रिट्रीट किया जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं, नहीं किया, या उनको कोई अटेंशन नहीं मिली, ये कहना गलत होगा। मतलब जो नेट गेन है जो मौलाना साहब ने, आई थिंक जो नेट गेन रहा है मौलाना साहब के धरने का, वो ये रहा है कि जो बहुत सारी बातें चेयर गोइयों में हो रही थी ना, बड़ी ओपनली हुई हैं कि धांधली हुई, फौज का एक रोल रहा आपके इलेक्शन में, आपके इलेक्शन प्रोसेस को एक अंडरमाइन किया गया। और ये बात जो उन्होंने इतने धड़ल्ले से, मतलब इतने क्राउड के सामने, और हमने हेडलाइंस में देखा, हमने और जगह पे देखा, मतलब एक बात जो नहीं कही जा रही थी, दबे दबे अल्फाज में आ रही थी, वो बहुत खुली होके आ गई था। तो ये जो एक नेट गेन है इस पूरे चीज का, उसको आपको देखना जरूरी है। उन्होंने हमारे मतलब मीडिया के बारे में भी बात की, उन्होंने बहुत सारी और चीजों पे बात की। अब ये जो आप कह रही है, ये जो एलाइज हो रहे हैं, देखें किसी के साथ भी एलाइज ने कहाँ वफा की है। मतलब आप पीपल्स पार्टी का दौर देख लीजिए, मतलब रोज मुतहदा कौमी मूवमेंट निकलती थी, वापस आती थी। तो मैं एलाइज की बातों को तो इतना सीरियसली नहीं लूंगी, एक तवातर से आ रही हैं, और जाहिर है कि वो भी चाहते होंगे कि उनको भी कुछ इससे मिले। सबको अपना अपने बेनिफिट्स प्यारे होते हैं। और यहाँ पर अगेन मैं कह रही हूँ ना, ये जब तक ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, आपकी अटेंशन नहीं जाएगी एक्चुअल मसाइल पे। यानी कि एक्चुअल मसला आपका इन्फ्लेशन है, आपका एक्चुअल मसला इस वक्त मतलब मिस गवर्नेंस है, मतलब ये आपके एक्चुअल मसाइल हैं। अब आप इन पर जाएंगे तो हुकूमत बुरी लगती है, तो अब हुकूमत को ट्रबल में डाल दो, कभी उनको एलाइज तंग कर रहे हैं, कभी उनको फजल रहमान तंग कर रहे हैं। भाई आपको जब तंग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपकी परफॉर्मेंस जो है उससे वो सबसे बड़ा चैलेंज परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, वो तो गवर्नेंस के इश्यूज पे तो खुद शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं है, परवेज इलाही साहब ने कहा कि बहुत से मसले हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मैं आती हूँ हवाओं के रुख की तरफ, चूंकि राजा आमिर साहब हमारे साथ है, तो सना मैं राजा साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये हवाओं का रुख तब्दील करने का मतलब ये कि 12 से 14 महीने की पिछली जो कारकर्दगी है उसके ऊपर अब नैब जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी, या ये भी इत्तेहादियों की तरह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मनवाने के लिए कुछ वो भी अब बार्गेनिंग तो इत्तेहादी भी करेंगे ना, तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट है? मुझे लगता है ये कोई कानूनी स्टेटमेंट तो इसको नहीं कहा सकता है। इसको ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीनियर यूनियन जज, चेयरमैन नैब या नैब ऑर्डिनेंस की कोई बात करने के अलावा हवाओं की रुख की बात करें। शायद वो भी धरना शरना देखते रहें, और वो भी हवाएं ऐसे ही सारी ख़त्म हो गई थी और उनके अंदर गुब्बारे से भी हवा निकल गई थी। तो हवाओं के रुख वाली बात नहीं है। देखिए, अगर तो ये बात करते हैं कि जी ठीक है, आपका जो हमारा ये इशू था कि जनाब ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, अब मैं इसका अजाला करूंगा, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो चेयरमैन नैब उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसे अलाउ नहीं करती कि वो आके पब्लिकली, इट मींस कि एक तरीके से वो एडमिट कर रहे हैं कि जी नहीं ये कोई एकतरफा एहतसाब था, जबकि वो तो हमेशा से कहते हैं। आप उनके सीक्वेंशियल पीछे चलिए तो उनकी तो यही थी कि नैब किसी को नहीं देखता, नैब केस को देखता है, फेस को नहीं देखता। उसके बाद ये क्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं और हम ना कोई डील करेंगे ना डील करेंगे। उन्हें ये बातें करनी नहीं चाहिए। नैब के अंदर डील का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वाहिद जो रास्ता है वो प्ली बार्गेन का है। तो आई डोंट थिंक सो। जैसे कि नसीम ने कहा
کہ ان کی پرانی سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ لیں تو وہ کبھی کیا کہتے ہیں, وہ ہر تھوڑے سے انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب کی جو طبیعت ہے وہ مطلب ان کی صحت کی مسئلہ ہے, ورنہ میں ان کو بھی تو جو بات کرنی تھی, جو چیئرمین نیب نے کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ ان کے ملزم تھے میاں نواز شریف, اور انہوں نے حکومت کو یہ نہیں لکھ کے دینا تھا کہ جناب آپ کوئی ان سے شیورٹی لے لیں اور کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ ان سے کوئی گارنٹی وغیرہ لی جائے. ان کا کام تھا سمپل ون لائنر بھیجتے کہ میرا ملزم ہے اور اسے بیرون ملک نہ جانے دیا جائے, اس کے بعد بھلے سے حکومت جو بھی کرتی اور کورٹس جو بھی کرتی یہ کم از کم اس چیز کو انڈورس کرتے کہ اسے بیرون ملک, یعنی انہوں نے نہیں کیا, اس کی وجہ سے ان کو اجازت ملی. اسی کو بیس بنا کے نیب کے لیٹر کو حکومت نے کہا کہ جی جن کے ملزم ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ کوئی گارنٹی وغیرہ لے لیں, تو انہوں نے انڈیمنیٹی لے لی. اچھا اب یہ نسیم, یہ اگین یہ مسئلہ جو کہ اب نواز شریف صاحب روانہ ہو گئے, اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں اس موضوع کے اوپر. نواز شریف صاحب روانہ ہو گئے اور ای سی ایل سے نام, انڈیمنیٹی بانڈ, 7 ارب روپے, پھر عدالت, یہ سب کچھ ہوا. اب اس پہ پرائم منسٹر ناراض کیوں ہے, حکومت ناراض کیوں ہے, وزیر ناراض کیوں ہے, وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ موڈیلٹیز طے ہوئی عدالت میں, باقی کیوں وہ بات, کس بات کا غصہ ہے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو چیئرمین نیب ہے بہت غیر ذمہ دار ہیں. لیٹ می پٹ دس آن ریکارڈ. یہ کوئی اس طرح کے ادارے کے جو چیف ہیں ان کو یہ بات نہیں سجتی جس طرح کی وہ بات, اور وہ یہ بھی کہتے رہے, پہلے انہوں نے کہا ہم ان کے پاس جائیں گے جو انہوں نے 20 سال حکومت کی, پھر انہوں نے کہا یہ تو بہت irresponsible, he needs to explain his statements. یہ تو بہت ہی عجب بات ہے کہ نیب کے, خیر نہیں وہ بات ہو گئی. اچھا دیکھیں میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر بے انتہا کنفیوزڈ رہے اس ایشو پہ, یعنی کہ پہلے کہہ دیا, اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے تو یہ بھی کیبنٹ میں کہا کہ میں نے اپنے کزنس کو بھی ریزلٹ وہ بھیجے ہیں, ٹیسٹ ویسٹ, بالکل یہ بیمار ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے شوکت خانم کے حوالے سے بھی کہا. میرا خیال ہے جب انہوں نے یہ طے کر لیا اس کے بعد اب دیکھیں نا جو کہتے رہے کہ جی نہیں جانے دیں گے, این آر او نہیں دیں گے, یہ وہ میرا خیال ہے پھر اس کے بعد ایک انٹرنل ایک آیا پریشر کہ جی اب کیا کرنا ہے, سیاسی طور پہ ہم کیا جواب دیں گے کیا نہیں دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود پرائم منسٹر نے کہا ابھی پیچھے کہ میں نے کابینہ کے لوگوں کو کنونس کیا, انہوں نے کہا نہیں جانے دیں. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی کلیئرٹی اس پہ نہیں تھی, بہت پریشر میں تھے, اور کبھی کچھ جذبات میں بہ گئے. انہوں نے کہا رحم آ گیا, پتہ نہیں کس میں, میں نہیں جذبات, انہوں نے کہا اچھا سخت کنفیوژن. مظہر صاحب اچھا آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ وہ کنفیوز تھے اس معاملے کے اوپر, کہ ایک طرف ان کو مطلب ایک مریض تھے نواز شریف صاحب, دوسری طرف ایک وہ سیاسی مریض تھے, تو یہ کنفیوژن میں ہوا ہے یا پھر واقعی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پھنس گئے ان کی تشویشناک حالت دیکھ کے نواز شریف صاحب کی, جس کے اوپر اب شک اور شبے کا اظہار بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو ان کا میڈیکل بورڈ تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا, جب اس نے وہ کنونسڈ ہو گیا کہ میاں صاحب کی طبیعت واقعی نہ صرف یہ کہ خراب ہے بلکہ کرٹیکل ہے, تو اگر آپ کا اپنا بنایا ہوا نامزد کردہ میڈیکل بورڈ, ڈاکٹرز کی ٹیم یہ رپورٹ دے رہی ہیں, تو پھر ظاہر ہے پرائم منسٹر کو بہت کلیئر میسج چلا گیا تھا کہ اگر یہ آپ نے اس کے باوجود بھی جانے کی اجازت نہیں دی اور خدا نہ خواستہ میاں صاحب کو پاکستان کے اندر کچھ ہو گیا تو وہ کچھ بھی کرتے رہیں, وہ پھر آپ اس کو جسٹیفائیڈ نہیں کر سکیں گے اپنے فیصلے کو. اور شاید اسی انداز میں چودھری شجاعت نے یہ بیان دیا کہ دیکھیں پھر وہ جو لوگ آلریڈی آج تک بھٹو کو بھگت رہے ہیں اس حوالے سے, تو انہوں نے کہا وہ غلطی آپ نہ کریں اس چیز کا. بہت کلیئر چودھری شجاعت کا یہ بیان تھا, اور وہ اسی وجہ سے دیا انہوں نے. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر انڈر پریشر آئے اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ نہ دے کے, پرمیشن نہ دے کے وہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. گورنمنٹ کے جو بہت سے پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ تھے وہ اس چیز کے حق میں تھے کہ جانے دیا جائے. جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے جو ظاہر زیادہ جذباتی ہیں, ایموشنل ہیں, خاص نیریٹو بلڈ کر کے آئے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب ان کے بقول یہ سب ڈرامہ ہے اور آپ نہ جانے دیں. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کنفیوز ضرور تھے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے ہی کیا, جس طرح چیف جسٹس نے بھی اشارہ کیا کہ جی جانے دیں پھر دیکھا جائے گا. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے بیچ میں پھر یہ رائے آئی کہ آپ انڈیمنیٹی بانڈ ان سے بھروا لیں, پھر لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں, لاہور ہائی کورٹ. اچھا اب یہ بالکل صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا پھر ہوا, لیکن سنا اس جو نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا, آپ کے خیال میں اس کو زیادہ نقصان پہنچا ہے یا پی ایم ایل این کی سیاست کو زیادہ اس وقت نقصان پہنچا ہے, جو کہ مائنس شریف نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر؟
आई थिंक दोनों को ही नुकसान हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक को नुकसान हुआ है। और ये जहाँ तक तशवीश की बात और कंफ्यूजन की बात है, देखें तशवीश और कंफ्यूजन वहाँ होती है जहाँ इंसान का अपना फैसला नहीं होता। और ये बात तो जाहिर है और बहुत ऑब्वियस है, मतलब अब इसको हम कितने अल्फाज, कितने साफ सुथरे अल्फाज में भी कह दें कि मतलब ये फैसला उनका नहीं था, उनको जाने देने का फैसला ना उनका था और ना ही वो अगर उनके बस में होता तो वो बिल्कुल ना जाने देते। अब उनकी तबीयत की खराबी एक बाइस बनी और परेशान कौन मरहला था, लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं से एडवाइस तो आई कि देखिए आप इनको जाने दें, क्योंकि ये खान साहब के अंदर का रहम तो नहीं था। और मैं नहीं मानती कि अपने नैरेटिव को वो इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जिस तरह से इस क्राइसिस को मैनेज किया गया, आप देखें कि कितनी बुरी तरीके से, मतलब पहले 3 घंटे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि ये फैसला गलत है, फिर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि ये फैसला तो बिल्कुल हमारे साथ मिलता हुआ है और हम इसकी अहमियत को मानते हैं। जब हमने इसकी अहमियत को भी मान लिया, इसके सही होने का भी एतराफ कर दिया, फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें कि ना करें। 2 दिन हम इसमें गुजर गए कि अपील पे जाएंगे कि नीचे अपील पे जाएंगे। जब आपके जब खुद लॉ मिनिस्टर आपके कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल कि ये फैसला तो बिल्कुल हमारे वाला फैसला है और हम तो हमारे फैसले की बिल्कुल मुताबिकत रखता है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से जाएंगे? मतलब ये तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अभी आप कह रहे हैं फैसला आपके फैसले से बिल्कुल मिलता हुआ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्या करने जाएंगे कि आपने हमारे फैसले से मिलते हुआ फैसला क्यों आपने दे दिया? मतलब ये एक बहुत, और इसको जिस तरह से मैनेज किया गया है और उसके बाद जिस तरह से अभान क्रिएट किया जा रहा है कि अच्छा वो क्यों गए, वो 3 पीस सूट में क्यों है, उन्होंने मफलर क्यों पहन लिया, वो छलांगे लगा के सीढ़ियां कोट क्यों उठा रहे हैं जाके, हाँ वो कोट क्यों उठा के चल रहे हैं, वो उठ क्यों गए, वो बैठ क्यों गए? भाई उनको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी तशवीश की जा रही है, उसमें मतलब आपका मतलब क्या स्ट्रेचर में पड़ जाए आप। लेकिन ये अभान जो क्रिएट किया जा रहा है इसको जाहिर है मैं ये इस पे ना बिल्कुल सना, इस पे राजा आमिर अब्बास का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बड़ा जरूरी है, लेकिन ब्रेक भी बड़ी जरूरी है। क्योंकि एक बात तो ये थी कि अगर वजीर आजम के बस में होता तो वो ये ना जाने देते, उनका तो पूरा बयानिया इसके ऊपर था कि चोरों को भागने नहीं दूंगा, डाकुओं को जाने नहीं दूंगा। और फिर चौधरी शुजात साहब का भी बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और वो ये था कि अगर इसी तरह के हालात हुए तो अगले 6 महीने में कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था और उसके बाद से तब्दीली की बातों में जान और वजन क्यों आ गया? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, अब मैं वेलकम बैक, जो बात हम कर रहे थे राजा साहब, उसमें इंपॉर्टेंट बयानिए की, क्या बयानिया पीटीआई का बयानिया को बहुत नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? देखिए, पीटीआई के बयानिया को तो अभी जब 4 हफ्ते गुजर जाएंगे, अगर तो मियाँ साहब वापस नहीं आते और मियाँ साहब हमें वहाँ नज़र आते हैं, टहल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तब तो बिल्कुल यकीनन इनके बयानिए को कि जी मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाने देना। और नंबर 2, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इमरान खान को जो मिसगाइड हुए हैं या जो गलत एडवाइस गई है, वो मैं समझता हूँ कि जो लीगल थी, क्योंकि उसमें तो लॉ में बड़ा क्लियरली लिखा है। फिरोग नसीम साहब थे उनको, वो कमेटी जो बनाई थी कि जनाब एक कॉन्विक्ट को आप कैसे बाहर मुल्क से जाने देंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट की, मुझे याद है कि जब एवनफील्ड का केस चल रहा था तो यही खोसा साहब की ऑब्जर्वेशंस थी कि क्या इस मुल्क में कोई नज़ीर है कि कोई शख्स कन्विक्ट हो और वो मुल्क से बाहर गया हो, और इन केस अगर वो नहीं आते तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी उसको लाने की। अब अगर वो नहीं आते तो यकीन कीजिए आसमा कि ना आपकी सुप्रीम कोर्ट उसे वापस ला सकती है, ना आपके फॉरेन मिनिस्ट्री, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री। आप एक इसहाक डार को नहीं ला पाए तो इन्हें कैसे लेके आएंगे? और इसके ज़रूर इन दी लॉन्ग रन इनका जो मेन जो पिविटल पॉइंट था जिस पे इन्होंने पॉलिटिक्स की, अकाउंटेबिलिटी का। अब अकाउंटेबिलिटी का अगर जिसको वो सुप्रीम कोर्ट ने गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहा है, और वाकई अगर वो वहाँ जाके तंदुरुस्त होते हैं और जंप कर जाते हैं अपनी बेल को, तो फिर तो इनको पॉलिटिकली इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी उनको नहीं है, मरियम नवाज के ऊपर वो नुकसान उसी के, आपका जो सवाल था कि उसी के पैरेलल उससे बड़ा नुकसान जो मुझे नजर आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून को होगा कि अगर ये बाहर हैं, वहाँ पे ट्विटर्स भी बंद हैं, इनकी पॉलिटिक्स भी में भी गायब हो गए बिल्कुल, और ये वही क्या नुकसान होगा 2000 वाली बात आ जाएगी कि जो वर्कर होता है ना उसको पता होता है कि ये मुल्क से चले गए। ये आप एग्री करती हैं कि नहीं मुझे अच्छा, लेकिन अगर मरियम नवाज चली जाती है तो फिर तो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है। देखिए ना, मरियम नवाज, देखिए बात ये है कि अगर मरियम नवाज जाती हैं तो उनको भी नुकसान होगा, PMLN को भी होगा और गवर्नमेंट को भी। देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट ये जो भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इजाज़त नहीं होती कॉन्विक्ट को जाने की, जस्टिस शायक उस्मानी साहब
पिछले हफ्ते इतवार को हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूँ ये बातें कैसी हो रही हैं। देखिए ये ही इज अ पॉलिटिकल फिगर, वो और बात है, बट उन्होंने कहा कि मेरी अपनी फर्म ने जस्टिस, आपको शाइक उस्मानी साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने कहा मेरी अपनी फर्म ने एक अभी केस जो है वो किया जहाँ के एक कॉन्विक्ट थे, वो बीमार हुए और उनकी सेंटेंस सस्पेंड हुई और 1 महीने के लिए इलाज के लिए गए और वापस आए। तो ये कहना कि ये होता नहीं है, मैंने आपको कोट कर दिया जो जस्टिस जनरल मुशर्रफ की नज़ीर आपके सामने, वो तो कमर के ऊपर नहीं, वो कॉन्विक्ट थे, कॉन्विक्ट थे। तो ये मतलब कि मेरा ख्याल है आसमा बहुत सी चीजें गड़बड़ हो रही हैं क्योंकि सब इतने इन्वॉल्व हैं इमोशनली के फैक्ट्स को नहीं देख रहे। अच्छा, जहां तक उनके जाने का ताल्लुक है, ये बीमार भी थे और अच्छा नईमुल हक साहब ने क्या कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि वो जाएं क्योंकि वो बीमार हैं, और अल्लाह करे वो सेहतयाब हो और वापस आएं। और ये भी बात दुरुस्त है कि ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती होगी कि भाई चले जाएं। ये भी एस्टैब्लिशमेंट की एक बात रही है कि जी इतनी एक्सट्रीम पे लड़ाइयां सबसे ना हो कि भाई सिस्टम तो चले, बिकॉज दे बैक्ड दिस पर्सन। और देखे ना, मैं उस वक्त कह रही थी कि जो परवेज इलाही साहब ने कह दिया कि जी जनरल पाशा ने ये किया और फिर बुलाया और फिर उन्होंने कहा भूल गए कि उन्होंने बात की, फिर जनरल पाशा ने कहा इमरान से मैं मुलाकात करवाता हूं। तो ये नहीं कि इतनी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। अच्छा, अब नुकसान की जो बात है, मेरा ख्याल है कि अब ये जो कह रहे हैं लोग के 3 महीने देखो 6 महीने देखो, देखे हर दिन चीजें बदलती पाकिस्तान की सियासत में। अब गवर्नेंस पे क्या होता है, वो जो पंजाब के आपके बुजदार साहब हैं वो क्या डिलीवर करते हैं, या वो तूफान वही मचा रहता है कि इधर से रिश्वत उधर, जो बातें लोग कह रहे हैं ना, तो वो चीजें। अच्छा, लेकिन मज़हर साहब ये बात दुरुस्त है कि एक तो खैर नैरेटिव को तो हम देख ही रहे हैं कि अब वुज़रा ने बार बार कहना शुरू कर दिया है कि अगर मरियम नवाज गई ना तो फिर तो और ऐसे लगता है कि शायद वो भी चली जाएंगी। आज अली डार साहब का, जो इसाक डार साहब के साहबजादे, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट है मियाँ साहब का वो पिछले 2 साल से मरियम साहिबा ही देख रही थी, लिहाजा उनको उनकी हिस्ट्री पता है तो उनका होना भी बड़ा जरूरी है। तो एक ग्राउंड तो वो भी अवेलेबल है, तो फिर क्या क्यों गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं? हालांकि उनको शुक्र करना चाहिए, अगर वो चले गए हैं तो अपने सुकून से अपनी गवर्नेंस के ऊपर काम करें, पॉलिटिकली छोड़ के अपने काम पे ध्यान दें। क्यों इस बात के ऊपर बार बार जोर दिया जाता है? देखिए, मियाँ साहब, जिस तरह राजा साहब भी अभी कह रहे थे, मियाँ साहब अगर वापस नहीं आएंगे तो 100% मुस्लिम लीग नून का नुकसान ही नुकसान है। और वापस ना आने की वजह ये कि अगर वो सेहतियाब होते हैं और उसके बावजूद नहीं आते। दूसरी बात ये कि मियाँ साहब इसलिए वापस आएंगे कि ना आने की सूरत में उनकी वो जो अपील है अपनी कन्विक्शन के ख़िलाफ़, तो वो तो फिर इनफ्रेक्शियस हो जाएगी, वो तो फिर वो उनकी सज़ा बरकरार रहेगी। तो मियाँ साहब क्यों चाहेंगे कि उनकी सज़ा बरकरार रहे? उनका पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव किल हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं। उनका वो पूरा बयानिया ख़त्म हो जाएगा अगर मियाँ साहब वापस नहीं आते हैं। और इसका 100% फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। वो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं कि इस तरह के दबाव है, लेकिन जो नहीं आएगा नुकसान तो उस जमात का होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब नहीं आएंगे। ये भी मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज को जाने दिया जाएगा। देखिए, ये जो अभी मियाँ साहब के हवाले से जितनी स्टोरीज आ रही हैं, ये स्टोरीज आई ही इसी वजह से रही हैं कि मरियम नवाज का केस जो है वो जाने का वो कमज़ोर हो जाए। और ये क्वेश्चन पीटीआई के अंदर भी बड़ी ज़ोरों से उठ रहा है कि जी शायद हमने गलती की। हालांकि ये बात अगेन पता चल जाएगी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएंगी, उनका एक 1-1.5 हफ्ते में शायद हो सकता है गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा उधर जाए, अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करे। तो मेरा ख्याल है क्योंकि हम जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं, हम जल्दबाजी हर चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं, हम शायद 4 हफ्ते तक यही डिबेट करते रहेंगे। वो मैकेनिज्म लाहौर हाई कोर्ट ने जो सेट किया है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट, और ये बात भी तो हुकूमत ने शुरू की सर, ये तो देखिए उनकी स्टेटमेंट्स के बाद जो है ये बात सामने आई कि भाई आपने जाने दिया, और क्यों जाने दिया? देखा आपने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर बातें की, अदलिया के ऊपर बातें की, ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया तो पीछे क्या बचा? आई मीन अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप इंसाफ करें और आपने देखा उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लेके कहा, तो फिर पीछे तो कुछ नहीं बचता। जी नहीं, तो आप ये देखें ना, एक बुनियादी चीज है। देखिए 2000 वाली डील से इसको किसी भी तरीके से नहीं मिलाया जा सकता। ये बहुत प्रीमेच्योर तरीके से हम बात करते हैं। उस तरीके से ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ चीज है।
लेकिन और ये अच्छा अगेन वो डिटरमिन्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सना, ये इस सबसे बड़ा चैलेंज जो पीटीआई के लिए है, वो इत्तेहादियों को भी छोड़ दें, वो नवाज शरीफ की रवानगी को भी छोड़ दें, मरियम नवाज को भी छोड़ दें, मैं ख्याल है टमाटर जो है वो इस वक्त गले पड़ा हुआ है, गवर्नेंस गले पड़ी हुई है, तो क्या पीटीआई को पीटीआई से खतरा है? हमको पीटीआई को हमेशा पीटीआई से ही खतरा रहा है। आई थिंक पीटीआई को कोई और खतरे में क्या डालेगा। लेकिन देखिए इस चीज की मैं बहुत सख्त मतलब आइडियली मुझे नहीं पता कि मैं किन अल्फाज में कहूँ कि मतलब इतना डिस्मल परफॉर्मेंस आप किसी वजीर को देख लें, आप मईशत को देख लें, आप हालात देख लें, मतलब कोई चीज अगर आपको कहीं पे भी ठीक नजर आ रही हो, मतलब अगेन ये पकड़ धकड़, ये नैब के मसले, ये चीजें, फिर इदारों को खुद मुतनाज़े बनाना। मतलब आपने साकिब निसार साहब जब वो चीफ जस्टिस थे, आपने उनके साथ कहा दिया, आपने हमारे हक में फैसला दिया पनामा का, तो आपने हमारे तो पीटीआई को बना दिया। कहने का मकसद ये है कि आप ये इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं? मतलब आप इदारों को मुतनाज़े खुद बनाते हैं, आप इंडिविजुअल्स को खुद क्वेश्चनेबल बना देते हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठाने नहीं देते। जब वो सवाल उठाते हैं तो हम लिफाफे भी हैं और हम मतलब गालियां भी हम खाएं। कहने का मकसद ये है कि ये पॉलिसी अब ज्यादा देर चलती नहीं दिखाई दे रही मुझे। और दूसरी बात ये कि मैं जिस तरह हम टेमगोइयां करते हैं, और जाहिर है हम जर्नलिस्ट, हमारा काम ये है कि हम खबर को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास पत्ते हैं इस वक्त जो भी स्टेक होल्डर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो अब रूलिंग गवर्नमेंट हो, सबके हाथ में पत्ते हैं जो वक्त वक्त से निकलेंगे। नवाज शरीफ साहब आप वहां गए हैं, वो सोच के गए हैं, उन्होंने कब जाना है, उन्होंने कब आना है, उन्होंने आना है कि नहीं आना बिल्कुल। है। तो मैं कह रही हूँ ये कोई बेवकूफ नहीं है वो, मतलब वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये सवाल करने से पहले सोचे तो सही, मतलब इतनी सूझबूझ तो लोगों के पास होगी ना, जब हम बैठ के डिबेट कर सकते हैं 3 हफ्ते तवातर से, तो क्या उन्होंने कोई डिबेट नहीं की होगी? क्या उनकी पार्टी में कोई बात नहीं होगी? मतलब कहने का मकसद है हर किसी के पास कार्ड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि उनमें ना सियासी मैच्योरिटी है और ना ही कोई दूसरी किस्म की मैच्योरिटी है, और ना ही उनमें ज़र्फ है। अगर उनमें थोड़ा सा ज़र्फ पैदा कर लें, थोड़ा सा मामला को समझ लें कि कौम के वसीतर मफाद में उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है जो आपको नहीं बर्दाश्त होते। अच्छा, उनको आपको साथ लेके चलना पड़ता है जिनको आप साथ लेके नहीं चलाना चाहते। हाँ। उनको आपको मतलब ये है नहीं ना, ये नार्सिसिज्म जो है खान साहब के अंदर का, वो पूरी पार्टी में रिफ्लेक्ट होता है ना, और पार्टी की धार तो आपके पार्टी के कैप्टन नहीं। कल खान साहब ने कहा भी अपनी पार्टी को कि आप इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट ना दें, ना सेहत के बारे में स्टेटमेंट दें, ना किसी और चीज के बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है तब तक काफी देर हो गई थी, चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट भी आ गया था। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आप कुछ राय साहब कहना चाह रहे हैं, मगर ब्रेक के बाद हम आएंगे और जरूर बात करेंगे कि अगले 6 महीने जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, और जो चौधरी शुजात साहब ने अगेन जो कहा था उसके ऊपर भी बात करेंगे, और मईशत के ऊपर भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सना ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि नवाज शरीफ साहब गए सोच समझ के है, जाहिर है बच्चे नहीं है, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, सियासत जानते हैं, आएंगे भी सोच समझ के, और मज़हर साहब ने कहा कि वो आएंगे वापस क्योंकि सियासत का है। नसीम ने भी यही कहा। नहीं, मेरा मतलब बीमार नहीं है नवाज शरीफ साहब, बीमार तो है, ठीक होके जाने की, ठीक हो तो फिर टाइमिंग क्या मतलब क्रिटिकल थे, यू हैव टू गो ना, तो सोच के बीमार की अपने आप को, सोच समझ के अपने इलाज के लिए बाहर गए, मतलब नहीं, डॉक्टर्स की डॉक्टर्स रिपोर्ट पे ने गए कहा है, हैं, क्या सोच कह रहे समझ के नहीं हैं, गए। या तो फिर वो और माने या एक वो और माने। बात, अभी जैसे सना ने कहा कि वो पैनामा का केस, साकिब निसार, एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं कि पैनामा का जो फैसला आया था, इट वाज अ बेंच हेडेड बाय आसिफ सईद खोसा साहब, और साकिब निसार साहब उसमें नहीं थे। ठीक है। नंबर 2, आप बात करी थी कि जी पीटीआई को पीटीआई से खतरा है। पीटीआई को मैं समझता हूं, बल्कि मैं इमरान खान की बात करता हूं कि जो खतरा बेसिकली है वो उन स्टेटस को के लोगों से है और पार्टियों से है कि जो ये समझ रही हैं कि हमारा फायदा या हमारी बारी उस स्टेटस को मेंटेन करने से ही आएगी, और ये वो पार्टी वो उनके एलाइज है।
allies بھی ہیں جنہوں نے پچھلے 30-40 سال اس ملک میں رول کیا, یا وہ لوگ ان کے ساتھ یا وہ ہمارے پاورز جو یہ سمجھتے ہیں ان کے کہ ساتھ موسٹلی ٹھیک ہے وہ تو ساتھ ہوں نہ ہوں, اب یہ وہ جنگ شروع ہوگی کہ جناب اس ملک میں آیا اپنے سٹیٹس کو دوبارہ لے کے آنا ہے اور وہی سسٹم لیکن رکھنا ہے, ایک یا اب کہ میں اس کو لانا ہے. میں فورن فنڈنگ کیس پہ بھی آنا چاہتی ہوں. اسٹیٹس کو کے الائز کے ساتھ آپ گورنمنٹ بنائیں گے تو اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا. نہیں اسٹیٹس کو کی کیا دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کن فیکون, جو بھی آپ نے تبدیلی لانی ہے ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ کے پاس ڈیموکریسی ہے, آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے چینجز اس کے تھرو لانے. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے تبدیلی کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا. نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹس, آپ تو پارلیمنٹ سے آ سکتی ہے. بات تو ختم کریں دیں, آپ تو لگ رہا ہے کہ آپ خود پرائم منسٹر عمران خان آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو کے لوگوں سے خطرہ ہے. دیکھیں نا وہ ان کی ایک سیاست ہے, وہ ٹھیک ہے بات کریں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ چارٹر آف اکانومی پہ یہ بات نہیں کرتے رہے دو اپوزیشن لیڈرز. آپ نیب کو کرنے دیتے اپنا کام, آپ ان کے ساتھ چلتے, کچھ کرتے, چینجز لاتے. آج اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے تو یہ بات درست ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, یہ بھی بات درست ہے کہ بزنسز کا جو حال ہے, تو یہ تو اکانومی کو تو ابھی بھی کوئی نعرہ بازی نہیں لگا. مگر فورن فنڈنگ کیس کتنا تبدیلی کی بات ہوئی تھی نا, میں اس سے پہلے کہ ثنا اور مظہر صاحب کے پاس جاؤں, تبدیلی میں فورن فنڈنگ کیس کا بھی بڑا ذکر آ رہا ہے جو کہ ابھی روز کی بنیاد پہ ہو. دیکھیے یہ جو الیکشن لاز ہیں اٹس اے سیریس ایشو فورن فنڈنگ کیس میں, کیونکہ اگر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ فورن فنڈنگ ہو رہی تھی اور پاکستانی نیشنل نہیں تھے, کوئی دوسرے لوگ تھے وہ فنڈنگ کر رہے تھے, اور اس کے بعد ایک اس میں ایلیمنٹ ہوگا کہ اس پروسیس کو کیا کس سٹیج پہ چیلنج کیا جاتا ہے, کیونکہ فورن فنڈنگ تو تقریباً آپ کسی بھی انٹرنیشنل یا فورنر سے کوئی پیسہ لیں, کیا وہ اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا ایک سبسٹانشل اماؤنٹ, تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے, جو کہ ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ نہیں کہ وہ 2-4 دنوں میں ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں, اس میں ٹائم لگے گا. اور یہ جو ہیسٹ میں اتنے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, کیونکہ یہ لا ابھی آیا ہے پہلی دفعہ 2017 والا, تو اس کو اتنی جلدی میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اگر چلایا جائے گا تو وہ اس کی تھریش ہولڈ آپ نہیں نکال جو آ سکتے. جائیے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جو پریس ریلیز آئی پریس ریلیز کس کی, اس کے یہ جو آئی ہے جس میں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف اور آرمی چیف والی, تو میرا خیال ہے کہ وہ دوسری والی جو بات ہے اسے اتنی چیزیں لوگوں نے جوڑی نہیں تھی. مظہر صاحب اچھا اس کو ذرا ریلیکس کر جائے. میرا خیال ہے نسیم نے بہت عمدہ بات کی ہے, لیکن ہم اس کو اسی جگہ رکھتے ہیں, اب اس سے آگے ہم نہیں بڑھاتے. اب فورن فنڈنگ کیس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, کیا یہ تبدیلی کی ہواؤں میں سے ایک اہم ہوا ہے؟ یہ اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے نسیم کو روک دیا. اب دیکھو آسما سینسر خود کرتی ہیں, اب آسما کے ویورز دیکھ رہے ہوں گے بالکل آسما بلیوز ان سینسر, کیونکہ یہ بحث اور شروع ہو گئی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. اچھا یہ بحث اور جی جی لیکن اب میں نے تو صرف ایک جملہ جی مظہر صاحب, ایک جملہ دیکھیے. اسٹیٹس عمران خان 30 اکتوبر 2011 تک اینٹائی اسٹیٹس کو پارٹی کو لے کے چل رہے تھے. اس کے بعد یہ اسٹیٹس کو کا حصہ ہے یہ پارٹی, تو اس میں یہ نہیں ہے جو ابھی راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر اسٹیٹس کو ساتھ نہیں رکھتے تو گورنمنٹ نہیں بن پاتی. ان کی سیدھی سی بات ہے, گورنمنٹ بنی ہی اس طرح کیونکہ آپ نے اسٹیٹس کو ساتھ رکھا. تو بنی, اور فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں کی وٹنس پریزیڈنٹ عارف علوی ہیں, کیونکہ وہ اس وقت پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے. ان کا بیان, ان کا اسٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے اس کے حوالے سے, اور وہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. ایگزیکٹلی, ویری امپورٹنٹ. ہاں لیکن ان کو اچھا مسئلہ اسٹیٹمنٹ ضروری ہے اس میں سے. ایگزیکٹلی. اچھا لاسٹ کچھ منٹ رہ گئے, ثنا آپ بھی اس کو وائنڈ اپ کیجئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے خاص کر کے پی ٹی آئی کی سیاست کے واسطے, کیا نیا پاناما ہو سکتا ہے؟ ہاں ان کے پاس تو امیونٹی ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو کچھ نہیں کرنا. ثنا میں نے کہا وہ دیکھو جو پورا ہوا خواب تھا کپتان کا, فورن فنڈنگ کیس اگر کھلتا ہے تو پھر یہی بات کر سکتی ہوں میں. دیکھیں فورن فنڈنگ ایک مس مینجمنٹ ہے اور فنڈ مس مینجمنٹ آن اے ہیوج اسکیل, اور اگر اور کچھ نہیں تو وہ بددیانتی اگر نہ بھی اس کو مانے تو ایک مس مینجمنٹ تو ہے. اور ایگزیکٹلی وہ یہ ایکسپوز کر دے گی ان کی پلاننگ, ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کو, اور وہی ہم بھگت رہے ہیں ایز سٹیزنز آف دس کنٹری.
जिनके ऊपर इनको मुसल्लत कर दिया गया है। मगर कहने का मकसद अभी भी वही, मैं इसको जिस तरह आप कह रही थी रैप कर दूं, तो रैप यही है कि देखें कुछ फैसले अभी हो गए हैं और हम समझ रहे हैं कि वो हतमी फैसले हैं, और अब ये फॉरेन फंडिंग भी, जैसे मैं कह रही थी, किसी के हाथ में ये पत्ता था, और अगर वहां से मौलाना साहब उठ के गए हैं तो जाहिर है उन्होंने ये वाला पत्ता इस्तेमाल किया है। और उन्होंने आज कह भी दिया, हाँ, जी बिल्कुल, आज कह भी दिया, हर किसी ने अपने पत्ते खेलने हैं। अभी तो शतरंज की चाल भी है, लंबा गेम भी है, अभी शुरू तो हुआ है। बहुत लंबा चलना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि तब्दीली को एक प्रोसेस चाहिए होता है, प्रोसेस था तब्दीली लाने के लिए। नसीम ने जैसे कहा कि प्रोसेस चाहिए होता है, तो अब हो सकता है कि प्रोसेस अब उल्टा हो रहा हो, लेकिन फंडिंग केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 दिसंबर से पहले हो सकता है वाइंड अप हो जाए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।